हाँ तो बच्चों, आज हम क्लास 10th का हिंदी अनिवार्य विषय में मासिक परीक्षा जून 2024 का जो अभी हुआ है उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का उत्तर बताने जा रहा हूँ। ये जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं आपके मैट्रिक परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अभी से ही तैयारी करेंगे तो आपको अच्छा मार्क्स मैट्रिक परीक्षा में मिलेगा और ऑब्जेक्टिव हमेशा आपको फर्स्ट डिवीज़न दिलवाएगा। तो इसलिए मैं सारे विषयों का ऑब्जेक्टिव कराने का प्रयत्न करूंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बार बार देखें, लिखें चाहे ना लिखें, बार बार अगर देखते रहेंगे या सुनते रहेंगे तो आपको ऑब्जेक्टिव वैसे ही वहाँ सही हो जाएगा परीक्षा में। केवल सुनते रहना है, देखते रहना है, ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे, केवल सुनते रहें और देखते रहें, उससे भी आपको वहाँ पर परीक्षा में आप सही आंसर टिक लगा सकते हैं। अगर आप मन से और ध्यान देके आप केवल देखेंगे। तो इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, जिससे हम और भी अच्छे वीडियो आपको अच्छे क्लास आपको यूट्यूब के माध्यम से दूंगा। तो आज हम प्रथम क्वेश्चन पर आते हैं। उत्तर केवल बता देते हैं, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, मैक्स मूलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश किसको माना है? यानी फर्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स मूलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश किसको माना है? तो देखिए उत्तर में है आपको ऑप्शन में श्रीलंका को, भूटान को, भारत को, नेपाल को। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, भारत को। यानी मैक्स मूलर ने भारत में काफ़ी अच्छा प्राकृतिक संपदा, काफ़ी नेचुरल प्रकृति है यहाँ, एकदम प्राकृतिक प्रकृति, बहुत ही अच्छी प्रकृति है। कहीं गर्मी हो, भारत देश इतना बड़ा है, कहीं गर्मी हो रहा है, कहीं कम गर्मी है, कहीं ज़्यादा गर्मी है, कहीं वर्षा हो रहा है, कहीं पहाड़ बहुत ही अच्छा दृश्य लिए हुए है, कहीं नदियाँ, बहुत तरह की नदियाँ हैं। तो इस तरह से यहाँ की प्राकृतिक स्टाफ बहुत ही मनोरम है। इसलिए मैक्स मूलर ने अपने लेखन में भारत का प्राकृतिक सौंदर्य का परिपूर्ण देश बताया अपनी रचना में। तो इसका आंसर सी, पहला का सी, भारत। अब आइए दूसरा क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद ने किसको वेदांतियों का भी वेदांती कहा है? स्वामी विवेकानंद ने, आपके पाठ्य पुस्तक में मैक्स मूलर जो संबंधित है, स्वामी विवेकानंद ने किसको वेदांतियों का भी वेदांती कहा है? तो ऑप्शन नंबर ए है, मैक्स मूलर को, गुणाकर मूले को, महात्मा गांधी को, अशोक वाजपेयी को। तो आपका सबसे प्रथम आंसर जो है दूसरा का ए हो जाएगा, मैक्स मूलर को। यानी मैक्स मूलर को याद कर लेना है, परीक्षा के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्स मूलर को स्वामी विवेकानंद जी ने वेदांतियों का भी वेदांती कहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो दूसरा का ए। अब आइए तीसरा क्वेश्चन, मदन के पिता का नाम क्या था? ए हो गया गिरधर लाल, बी हो गया गोपाल लाल, सी हो गया मिस्टर सेन और डी हो गया किशोर लाल। तो मदन के पिता का नाम जो है आपके पाठ्य पुस्तक में मिस्टर सेन की जो कहानी है, जो नलिन बिलोचन शर्मा जी ने लिखा है, तो उसमें मदन के पिता का नाम गिरधर लाल के नाम से उल्लेख किया गया है। यानी मदन के पिता का नाम गिरधर लाल था। यानी लड़कियों पर जो पाबंदियां है उससे संबंधित जो ये कहानी है, आपको इसमें मदन के पिता का नाम गिरधर लाल बताया गया है। तो ए आंसर हो जाएगा इसका गिरधर लाल, याद कर लेंगे, गिरधर लाल। अब आइए चौथा क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन है, दुर्ललित शब्द का अर्थ क्या है? दो हर्ष का दू ललित शब्द का अर्थ पूछ रहा है।
यानी दुर्ललित शब्द का अर्थ क्या है। अब देखिए दिया हुआ है मारपीट के कारण सुधरा हुआ, लाड़ प्यार में बिगड़ा हुआ, साफ सुथरे स्वभाव का, ललित कला का ज्ञानी। अब देखिए मारपीट के कारण सुधरा हुआ, दुर्ललित मतलब होता है लाड़ प्यार में बिगड़ा हुआ। ऐसा क्या कहते हैं, बच्चे लोग को बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार करने के बाद भी अगर वो खराब हो जाता है, उसका चरित्र खराब हो जाता है, तो इन लोगों को हम लोग दुर्ललित कर सकते हैं, यानी लाड़ प्यार में बिगड़ा हुआ। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, लाड़ प्यार में, लाड़ प्यार में बिगड़ा हुआ। ठीक है, याद कर लेंगे। अब हम लोग आते हैं 5वां क्वेश्चन, दुर्ललित शब्द का लाड़ प्यार में बिगड़ा हुआ, ऑप्शन नंबर बी, विकल्प बी। अब आइए 5वां नंबर, संत परंपरा और साहित्य किसके द्वारा संपादित ग्रंथ है। संत परंपरा और साहित्य किसके द्वारा संपादित ग्रंथ है, तो इसका होगा नलिन विलोचन शर्मा, ऑप्शन नंबर ए, सॉरी सी नंबर है, सी में है। संत परंपरा और साहित्य किसके द्वारा संपादित ग्रंथ है, तो नलिन विलोचन शर्मा, सी ऑप्शन सही होगा। अब आइए छठा है, निम्नलिखित में कौन सेन साहब की पुत्री नहीं थी। अब देखिए सेन साहब की पुत्री सीमा थी, रजनी थी, आरती थी, लेकिन रीमा नहीं थी। यानी आपका उत्तर छठा का बी नंबर रीमा, यानी सेन साहब की पुत्री रीमा नहीं थी, नहीं पूछ रहा है, तो सीमा, रीमा, रजनी, आरती, यानी बी ऑप्शन रीमा होगा। अब आइए 7वां क्वेश्चन, शाहनामा का रचना काल क्या है। अब देखिए शाहनामा फिरदौसी, शाहनामा का लेखक कौन है, फिरदौसी। ये भी याद कर लीजिएगा, ये भी पूछ सकता है। शाहनामा का लेखक जो पुस्तक लिखा गया था शाहनामा, बहुत ही चर्चित पुस्तक है, ये फिरदौसी ने लिखा था, फिरदौस ने लिखा था, फिरदौसी भी कहते हैं, ने लिखा था। और ये आपको मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। मोहम्मद गजनवी जब भारत पर आक्रमण किया था 1000 से 1025-27 ईस्वी तक वो करीब रहा था, मोहम्मद गजनवी भारत पर आक्रमण किया था। तो उस समय इसके साथ एक विद्वान था फिरदौसी, वो भारत आया, जिसने शाहनामा की रचना की। तो 1025-27 तक रहा गजनवी, तो उसी समय ये आया। तो वही 10वीं से 11वीं सदी, यानी 10वीं से 11वीं, 10 से लेके 1000 से लेके 1025-27 के बीच आया है। तो ये 10वीं से 11वीं सदी, यानी ए ऑप्शन होगा सही, 10वीं 11वीं सदी, ये सदी के बीच वो आए थे। ठीक है, अब आते हैं हम 8वां क्वेश्चन, 10वीं से 11वीं सदी हो गया, ए नंबर ऑप्शन। अब 8वां आइए, 8वां क्वेश्चन है, जब वारन हेस्टिंग्स भारत के गवर्नर जनरल था तो उसे कहां से सोने के सिक्के से भरा एक घड़ा मिला था। देखिए वारन हेस्टिंग्स भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, तो वो जो थे उनको सोने का एक सिक्का मिला था, सोने का सिक्का का एक घड़ा भरा हुआ मिला था। ये आपको वाराणसी के पास मिला था, यानी ऑप्शन नंबर कहाँ ऑप्शन दिया है, इलाहाबाद के पास, अयोध्या के पास, वाराणसी के पास, अहमदाबाद के पास। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, वाराणसी के पास, वाराणसी के पास, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी, वाराणसी के पास। अब आइए 9वां क्वेश्चन, प्रेम वाटिका किसकी रचना है। देखिए प्रेम वाटिका आपके पाठ्य पुस्तक में पद भाग में आपको दिया है। प्रेम वाटिका जो है रसखान का एक चर्चित रचना है।
तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, रसखान। रसखान, बी नंबर रसखान। प्रेम वाटिका किसका रचना है? तो रसखान का। प्रेम वाटिका किसने लिखा? रसखान ने लिखा। अब आइए 10वां नंबर, इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारिये किस कवि के लिए कहा गया है? अब देखिए, रसखान हिंदू मुस्लिम के लिए मतलब बहुत सारी रचनाएं की, यानी हिंदू मुस्लिम में वो प्रेम चाहते थे, वो चाहते थे हिंदू मुस्लिम मिलकर रहे, और उन्होंने इसी परंपरा को आगे बढ़ाया। सूफी परंपरा इन्होंने बहुत ही आगे बढ़ाया। प्रेम एक धर्म दूसरे धर्म से प्रेम पूर्वक रहे, इस पर इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं। तो इन्होंने इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारिये, यानी इनकी बड़ाई की गई है, जो मुसलमान होते हुए भी हिंदुओं के बारे में वो काफ़ी ग्रंथ लिखे, काफ़ी रचनाएं लिखी, इसलिए इनको इस मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारिये कहा गया है। किसके लिए कहा गया है? रसखान के लिए, क्योंकि ये हिंदू धर्म के संबंधित काफ़ी रचनाएं लिखी, कृष्ण भक्ति पर काफ़ी रचनाएं लिखी। तो रसखान ऑप्शन नंबर हो गया डी नंबर, इसका डी यानी रसखान के लिए कहा गया है। ये याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन मुसलमान हरिजन पर कोटिन हिंदू वारिये, यह रसखान के लिए कहा गया है, ऑप्शन नंबर डी। अब 11 नंबर क्वेश्चन आइए, ढहते विश्वास शीर्षक कहानी की नायिका। अब देखिए, ढहते विश्वास एक कहानी है आपकी पाठ्य पुस्तक में, जिसकी नायिका कौन है? नायिका माने नायक और नायिका, मुख्य पात्र जो होते हैं, एक मेल में नायक होते हैं और फीमेल में नायिका होती हैं। तो इसका लक्ष्मी हो जाएगा आंसर, सी नंबर, लक्ष्मी। नायिका का नाम क्या है? लक्ष्मी। ढहते विश्वास में नायिका का नाम लक्ष्मी है, ऑप्शन नंबर सी। एकदम याद कर लीजिएगा, परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। अब आइए, ढहते विश्वास शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? यानी ढहते विश्वास जो आपके पाठ्य पुस्तक में है, उसके रचनाकार कौन है? इस कहानी को किसने रचना किया? तो सुजाता सांवरदैया, सात कोरी होता, ईश्वर पेटलीकर। तो इसका उत्तर हो जाएगा 12 का सी। आप पाठ्य पुस्तक से भी विश्लेषण जब होगा तो उसमें बताएंगे। यानी सात कोरी होता ये नाम है, रचनाकार का नाम है सात कोरी होता। ढहते विश्वास के रचनाकार सात कोरी होता है, ऑप्शन नंबर सी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 13, लक्ष्मी के पति का नाम क्या था? कहना नायिका और नायक। तो लक्ष्मी के पति का नाम क्या है? ढहते विश्वास जब पढ़िएगा तो उसमें आपको ये मिलेगा। लक्ष्मी के पति का नाम क्या है? और ए ऑप्शन है राम, बी लक्ष्मण, सी शंकर, डी गुण निधि। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, लक्ष्मण। यानी यही नायक भी है, लक्ष्मी का पति लक्ष्मण। तो बी नंबर। अब आइए 14 नंबर। 14 नंबर में है, वारेन हेस्टिंग्स कौन था? भारत के गवर्नर थे, प्रथम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स थे। तो भारत के 1772 से 1785 का कार्यकाल था भारत में वारेन हेस्टिंग्स, और ये कंपनी के कंपनी के तहत ये गवर्नर जनरल बने थे, पूरे भारत के गवर्नर जनरल थे, प्रथम गवर्नर जनरल थे। 1772 से 1785 का कार्यकाल था। ये एक क्लर्क के रूप में भारत आए थे और बहुत ही अपने क्या कहें कुशलता के कारण, कार्य कुशलता के कारण इन्हें भारत के गवर्नर जनरल बना दिया गया था। तो इनका क्वेश्चन है, जो वाराणसी कौन थे? महान दार्शनिक, महान विचारक, महान संत, भारत का गवर्नर जनरल। आंसर हो जाएगा डी, भारत का गवर्नर जनरल। याद कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतिहास में भी पढ़े होंगे। तो भारत का गवर्नर जनरल। 15 क्वेश्चन आइए। 15 है, करील के कुंजन ऊपर वारों शीर्षक रचना में किस छंद का प्रयोग हुआ है? देखिए, करील के कुंजन ऊपर वारों, यानी कि रसखान जी जो हैं
प्रकृति की सुंदरता को बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हैं, वो उस पर सब कुछ निछावर करने के लिए तैयार हैं। यानी वो व्यक्ति को भी देखना पसंद नहीं करते हैं जितना देखना पसंद आपको प्रकृति करते हैं। पेड़ पौधे, बाग, नदी, नाला, पहाड़, ये सब जो प्राकृतिक छटाएं हैं उनका इन्होंने वर्णन रसखान ने किया है। करील के कुंजन ऊपर बारो। तो किसी की प्रशंसा जब की जाती है तो उसको हम लोग सवैया छंद के अंदर अगर किसी की प्रशंसा किया जाता है तो उसको हम लोग सवैया छंद के तहत रखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सवैया। 15 का सी, सवैया, ये छंद है, सवैया छंद के अंतर्गत है। तो क्योंकि प्रशंसा हो रही है, प्रकृति की प्रशंसा कर रहे हैं रसखान साहब जी। तो ये सवैया छंद होगी। अब आइए 16 क्वेश्चन। नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कल कांति थी। अब देखिए किस अलंकार का उदाहरण है, यानी कि सजल नीरद सी कल कांति। नीरद सी यानी नीरद में नदी के जैसा, सी यानी कि ये उपमा दिया जा रहा है, ठीक है। यानी कि कृष्ण जी का जो है नवल सुंदर श्याम शरीर जो है ऐसा लगता है जो एकदम धीर, एकदम नदी की तरह, एकदम कांति यानी कि चमकीला, सरसता के समान उनको इस श्लोक में, इस भाग में बताया गया है। यानी उनकी शरीर जो है नीरद सी, एकदम सहज सुंदर, एकदम नदी की तरह कंचन है ना, तो कांति है। तो ये किस अलंकार का उदाहरण है, यानी श्याम के शरीर को, यानी कृष्ण भगवान के शरीर को नदी से के जैसा उपमा दिया जा रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको उपमा, डी ऑप्शन, उपमा। बाबू हटो, उस दिन पिटाई लगी थी ना। अब आइए 17। अर्थ को चमत्कृत या अलंकृत करने वाले को कौन अलंकार कहते हैं। यानी अर्थ को विशेषता बताने वाला, अर्थ को विशेषकर अलंकृत करना, सजाना, अच्छा करना, दिखने में अच्छा होना, अर्थ ऐसा लगाएं जो उस शब्द का महत्व बढ़ जाए। तो इसको हम लोग कौन से अलंकार के तहत लेते हैं। ए है शब्दालंकार, बी है अर्थालंकार, सी है उभयालंकार और डी है अनुप्रास। तो अर्थ को का जो हम विशेष करते हैं तो अर्थालंकार के तहत अलंकृत करते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन, अर्थालंकार। याद कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये पूछता भी है। अलंकार, उपमा, छंद, ये सब आप लोग को देखना भी पड़ेगा। अब आइए 18वां क्वेश्चन। व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को कौन संधि कहते हैं। देखिए व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से, इसको हम लोग व्यंजन संधि कहते हैं। यानी इसका उत्तर हो जाएगा व्यंजन संधि। याद कर लीजिएगा परिभाषा, यानी व्यंजन से ही बाद में स्वर जुड़े अथवा व्यंजन जुड़े से उससे जो एक विकार उत्पन्न होती है उसको हम लोग व्यंजन संधि कहते हैं। स्वर संधि में स्वर से स्वर मिलता है और व्यंजन में व्यंजन से स्वर और व्यंजन दोनों मिलकर विकार उत्पन्न करता है, वो व्यंजन संधि। इसका ऑप्शन हो गया बी नंबर, व्यंजन संधि। 19 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन विकल्प व्यंजन संधि का उदाहरण है। देखिए व्यंजन संधि का उदाहरण कर रहा है, हम संधि विच्छेद करके देख लेंगे व्यंजन संधि कौन है। ए है ऑप्शन है महेंद्र, बी है अत्युष्म, सी है पंचम और डी है दुर्गंध। तो देखिए इसमें जो है पंचम यानी सी नंबर जो है ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। कैसे है, तो पंचम का व्यंजन संधि विच्छेद होता है पम जोड़ चम, मो में हलंत, तो पम जोड़ चम पंचम। तो ये है, देखिए ये आपको व्यंजन संधि है, यानी हलंत जिसमें आ जाए। एक चीज थोड़ा सा हल्का सा ध्यान रखना है, ट्रिक कहिए, जिसमें हलंत अगर विसंधि विच्छेद करने में पहला पद में अगर हलंत आता है तो वो अक्सरहा व्यंजन संधि होता है। विसर्ग आता है तो विसर्ग संधि होता है।
स्वर आता है, स्वर के तो स्वर संधि होता है। तो इस चीज को हमको ध्यान रखना है। पंचम होगा 18 का सी, 19 का सी, 19 हो गया। 18 का तो बीठा व्यंजन संधि, 18 का 20 है ना, 19 का सी यानी पंचम। ठीक है, अब हम लोग 20 नंबर पर आएंगे। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन विकल्प विसर्ग संधि का उदाहरण है? इसमें विसर्ग निश्चल, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। विसर्ग अभी चर्चा किए थे जिसमें क्या कहते हैं, विसर्ग आए तो निश्चल, निश्चल यानी विसर्ग संधि निश्चल है, ए है, ए आंसर होगा। निश्चल का होता है नि जोड़ छल, निश्चल, नि जोड़ छल। देखिए संधि ये विसर्ग आ गया तो यह विसर्ग संधि में आएगा निश्चल। 20 का ए। 21 नंबर आइए, गंगोर्मी शब्द का संधि विच्छेद क्या है? यानी गंगोर्मी संधि विच्छेद बताना है। देखिए गंग, इसका आंसर हो जाएगा ए, गंग जोड़ उर्मी। इसमें ये ध्यान देना है, गंगोर्मी, गंगोर, गंगोर मी। तो इस तरह से हमको ध्यान रखना है, गंग जोड़ उर्मी। हर्षुकार होगा, ये ध्यान रखना, दीर्घकार नहीं मारना है, नहीं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ओ कार है। ओ जोड़ उ बराबर ओ। देखिए ओ, गौ में ओ मिला हुआ है, ठीक है, तो गौ में ओ है यानी ओ आ जोड़ हर्षऊ बराबर ओ, गंगोर्मी। तो इसको ए आंसर हो जाएगा। 21 हो गया। अब 22 आइए, किस समास का अंतिम पद प्रधान होता है? देखिए अंतिम पद बहुव्रीहि समास का प्रधान होता है। सी नंबर, बहुव्रीहि समास। देखिए अंतिम पद क्या होता है? जैसे दशानन, दस है जिसका आनंद, अर्थात रावण, रावण क्या है? अंतिम पद, तो अंतिम पद प्रधान है तो बहुव्रीहि समास। जैसे देखिए पीतांबर, पीत है जिसका अंबर यानी पीला है जिसका वस्त्र, अर्थात गणेश जी, तो बहुव्रीहि समास हो गया। लंबोदर, लंबा है जिसका उदर यानी पेट जिसका लंबा है, अर्थात गणेश जी, गणेश जी बहुव्रीहि समास। यानी अंतिम पद प्रधान होता है तो आपको बहुव्रीहि समास कहलाता है। तो 22 का आंसर हो जाएगा सी, बहुव्रीहि समास। 23, घनश्याम शब्द किस समास का उदाहरण है? सी नंबर, कर्मधारय समास। कैसे होगा वो बता देते हैं, कर्मधारय समास। समास जब पढ़ाएंगे तो उसमें भी आप तैयारी करवा देंगे, ग्रामर शास्त्र तैयारी करवा देंगे, टेंशन नहीं लेना है। और अर्थ जितना भी ऑब्जेक्टिव है 10th का, मैट्रिक का, वो सब तैयारी का, केवल आप सुनते रहिएगा कान में लगा के, या जब खाली बैठे हुए हैं वैसे एंजॉय कर रहे हैं तो लगा के सुनते रहिएगा, माइंड में चला जाएगा तो सारा याद हो जाएगा, मैट्रिक परीक्षा में आपको अच्छा नंबर आएगा। तो कर्मधारय समास, कर्मधारय घनश्याम शब्द किस समास का उदाहरण है? तो कर्मधारय समास। घनश्याम, देखिए घनश्याम का इसको हम विभेद करेंगे तो घनश्याम यानी घनश्याम का मतलब होता है कृष्ण जी। घन है जिसका श्याम यानी और घन काला मतलब घना बादल, यानी काले बादल जो घने रूप से होते हैं उसको भी हम घनश्याम कहते हैं। और घनश्याम हम जिसका शरीर हो श्याम उनको घनश्याम कहते हैं, जैसे कृष्ण जी। तो बहुव्रीहि में भी आ सकता है और ये कर्मधारय में भी आ सकता है। ऑप्शन आपको कर्मधारय है, दोनों में से कोई एक ही देगा आपको ऑप्शन में अधिकांशतः। तो कर्मधारय समास अब इसमें है, बहुव्रीहि समास ऑप्शन नहीं है। तो द्विवीय समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, नर समास यानी कर्मधारय समास होगा सी नंबर, क्योंकि घनश्याम का अर्थ घना बादल भी होता है, काले बादल भी होता है। अब 5-6 क्वेश्चन बचा हुआ है। 24 नंबर, निम्नलिखित में कौन विकल्प द्वंद्व समास का उदाहरण है? द्वंद्व यानी द्वंद्व माने दो शब्द जो हो एक दूसरे का विपरीत भी हो सकता है, या हाइफन से क्या कहते हैं वो जुड़ा भी हो सकता है। हाइफन जहां भी बीच में देख लीजिएगा वो द्वंद्व समास अधिकतर मार दीजिएगा। और जैसे 24 का हो गया ए, देखिए हाइफन भी है,
कंकर एक दूसरे के विपरीत भी लग रहा है, कंकर और पत्थर, यानी कंकर पत्थर ये हाइफन से, यानी बीच में ये हाइफन जुड़ा हुआ है। ये जैसे ही देखिएगा तो ये दो शब्द अलग अलग हो तो आप इसमें द्वंद्व समास यानी द्वंद्व समास मार दीजिएगा, क्योंकि ये हाइफन भी है और ये दो शब्द अलग अलग भी है। ठीक है, तो ये कंकर पत्थर आपको ए ऑप्शन हो जाएगा, द्वंद्व समास का उदाहरण है। अब आइए 25 नंबर क्वेश्चन। 25 है, मोक्ष प्राप्त शब्द किस समास का उदाहरण है? देखिए, मोक्ष को प्राप्त, कर्ता ने कर्म को, तो तत्पुरुष समास, कर्ता ने कर्म को, तो जो कारक चिन्ह से जो समास विखंडित होता है तो उसको हम लोग तत्पुरुष समास में रखते हैं। तो मोक्ष प्राप्त का अर्थ मोक्ष को प्राप्त करने वाला, यानी को विभक्ति चिन्ह हो गया, कारक चिन्ह हो गया, अलग करने वाला चिन्ह हो गया, अलग उसको चिन्ह के द्वारा अलग कर एक अलग दो शब्दों को एक चिन्ह के द्वारा जोड़ के उसको अलग अर्थों में प्राप्त हो जाती है, तो इसको हम लोग तत्पुरुष समास कहते हैं। यानी मोक्ष प्राप्त हो गया ए ऑप्शन, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, ये आपका आंसर हो गया ए ऑप्शन। एकदम याद कर लीजिएगा, समास पढ़ाएंगे अच्छी तरह से, आप लोग उसमें बढ़िया से क्लास कर लीजिएगा। 26, मोहन का घोड़ा दौड़ता है, किस कारक का? देखिए, मोहन का, कर्ता ने कर्म को, कर्म से संबंध कारक का के की, संबंध के साथ कौन सा कारक होता है? का के की, तो मोहन का, तो का जो हो गया वो संबंध कारक हो गया, यानी ए ऑप्शन संबंध कारक, का चिन्ह आ गया, तो संबंध में कारक में का चिन्ह है, तो आपका आंसर ए ऑप्शन संबंध कारक हो जाएगा। अब आइए 27 नंबर। रोशन ने सुरेश को पुस्तक दी, यहाँ को चिन्ह किस कारक का है? यानी कर्ता ने कर्म को, तो सुरेश को, तो कर्म को, यानी कर्म को, कर्म के साथ को चिन्ह रहता है, तो यानी सुरेश को पुस्तक दी, यानी इसका उत्तर हो जाए को कौन सा चिन्ह है? तो कर्म कारक है, बी ऑप्शन कर्म कारक। ठीक है, ये याद कर लेंगे। अब 28 नंबर, उच्चारण स्थान की दृष्टि से लौ वर्ण है, उच्चारण की दृष्टि देखिए योर और लवत है तो उसमें है तो योर और लौ व, इसको हम लोग उच्चारण के स्थान की दृष्टि से अगर पूछता है तो लौ वर्ण जो है दंत में आता है, यानी सी ऑप्शन दंत, याद कर लीजिएगा, लौ दंत में आता है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। अब आइए 29 नंबर क्वेश्चन, जिस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लगता है उसे क्या कहते हैं? देखिए, सबसे ज्यादा समय प्लुत स्वर में लगता है, लघु में कम समय लगता है, दीर्घ में उससे ज्यादा समय लगता है, और दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय जिसमें बोलने में लगता है, जिस शब्द का उच्चारण में, स्वर के उच्चारण में, उसको हम लोग प्लुत कहते हैं। तो प्लुत, इसका आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, प्लुत। अब 30 नंबर आइए, अंतिम क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का, इसको ध्यान कर लेना है। निम्नलिखित में से कौन अशुद्ध शब्द है? ए हो गया स्रोत, ए ऑप्शन में दिया है स्रोत, ये एकदम सही है। अशुद्ध पूछ रहा है, गलत पूछ रहा है, तो ये नहीं होगा, ये सही है। संवाद, सी ऑप्शन है संवाद, देखिए ये भी सही है। सौ पर अनुस्वार भी हो सकता है, वाकरवाद और संवाद संयुक्त भी हो सकता है, इसलिए ये भी सही है। सी नंबर भी सही है। डी नंबर निश्चय, ये भी सही है, तो ये भी आंसर नहीं होगा, गलत पूछ रहा है। तो देखिए समनव्य, आपको बी नंबर इसका आंसर होगा, समनव्य गलत लिखा हुआ है, गलत ही बताना है। गलत कौन है? समनव्य, समन्वय, मो में हलंत दे दिया है, समनव्य, ये गलत लिखा हुआ है। इसका सही लिखना हो अगर है तो समन्वय,
नव्य, ये होगा, ये सही है, ये गलत है। तो इसमें ऑप्शन में ये दिया हुआ है सौमो हलंत नो व समन्वय, ये गलत है। समनव्य इस तरह से लिखा है सौमो नो व संयुक्त य, ठीक है। तो इसको याद कर लीजिएगा, इसको तैयारी कर लीजिएगा। तो ये ऑब्जेक्टिव आपको तैयार है। मैं सभी 12 महीना जितना भी एग्जाम होगा आपको मासिक, उसका ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छी तरह से बता दूंगा। आप लोग की तैयारी हो जाएगी और वो मैट्रिक परीक्षा में आपका रामबाण साबित होगा, जिससे आपको सही ज़्यादा नंबर और एक्यूरेसी ज़्यादा नंबर आपको आएंगे। और जब ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा नंबर आएंगे तो फर्स्ट डिवीज़न निश्चित है। फर्स्ट डिवीज़न के लिए मेरा क्लास जरूर अटेंड करें, और भी बहुत सारा महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव हम देंगे। मैं सब सब्जेक्ट का कोशिश करूंगा। 10वीं क्लास के मैट्रिक की परीक्षा की जितनी भी सभी विषय की ऑब्जेक्टिव कम से कम आप लोगों को दे दूं, जिससे ऑब्जेक्टिव अगर आप तैयार तो फेल होने की कोई संभावना नहीं होगी आप। और अगर शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर कुछ बना भी लीजिएगा तो फर्स्ट डिवीजन की भी संभावना बहुत ज़्यादा होगी। इसलिए ऑब्जेक्टिव को बहुत अच्छी तरह से तैयारी कर लेना है। बहुत आसान है, केवल कान में लगा के सुनते रहिएगा, आपको एकदम अपने आप वहाँ आप सही जगह पर चिन्ह मारिएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, केवल सुनना है। मेन बातों को अगर नोट भी कर लेंगे तो भी चलेगा। कान से हमेशा सुनते रहना है मोबाइल, कम से कम आधा घंटा इसको देख लेना है मेरे चैनल को, और सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है, कमेंट्स भी देना है, और क्या कहते हैं अपने साथियों में इसको शेयर भी करना है। जितना आप सब में शेयर करेंगे, जितना आप देखेंगे, मेरा हौसला बढ़ेगा और मैं उससे भी अच्छा आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आपको यहाँ तैयारी करवाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट